हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपकी डीएसएसबी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जो की आई थी आपकी अभी रिसेंट में, हम उसे सोल्व कर रहे थे। और हाँ जी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की आई थी, हम उसे सोल्व कर रहे थे। पार्ट 3 होगा। वैसे एक्चुअल में 2 पार्ट्स में कंप्लीट होनी थी, लेकिन हमने इसके पहले और दूसरे पार्ट्स में जो है वो 10-10 क्वेश्चन ही करें। ठीक है, इस पार्ट में हम 20 क्वेश्चन करके इस वाली की को जो है खत्म कर लेंगे, इस वाले पेपर को जो 13/7/2024 को आया था। ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है, थर्ड शिफ्ट का पेपर है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस ये जो पीपीटी है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को पे ज्वाइन होंगे आप कीस्टोन क्लासेस पे, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी क्वेश्चन इसमें एक दो नो क्वेश्चन नए हैं वो आपको उसी उसमें मिल जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन है वो वार्डन के और फरवरी में जो असिस्टेंट ग्रेड 3 के पेपर हुए थे उसमें भी आपको देखने को मिले थे। तो 2-3 ही क्वेश्चन नए हैं, ज्यादा है नहीं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, देन बाय हाउ मच परसेंट मस्ट इट्स हाइट बी इंक्रीज्ड सो दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिमेन अनचेंज्ड। मैंने बोला, क्वेश्चन ने बोला है कि जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है। सिलेंडर की वॉल्यूम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारी होती है पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि यहां से मेरे को पता चला कि यहाँ पे आर 2 बार आता है, एच 1 बार आता है। अगर मैं बोलूं 25% क्या हुआ था, डिक्रीज हुई थी रेडियस में, तो मैं बोल सकता हूँ 25% कितना होता है हमारा। अगर मैं 25% की बात करूं, डिक्रीज की बात करूं, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। यानी कि अगर मैं रेशो मेथड पे जाऊं, जो मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें पता है तरीका क्या होता है करने का, क्योंकि हमारा ये जो है ये हमारा प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। प्रोडक्ट क्या है? वॉल्यूम प्रोडक्ट है। और किस चीज का वॉल्यूम प्रोडक्ट है? पाई तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन आर स्क्वायर और एच का प्रोडक्ट है। तो मैं बोलूंगा जो रेडियस पहले 4 थी वो 3 हो गई, क्योंकि रेडियस आर स्क्वायर में है तो 4 4 और 3 3 हो गई। अब क्वेश्चन ने बोला है कि वॉल्यूम अनचेंज रहती है। अगर मैं बोलूं वॉल्यूम अनचेंज रहती है, यानी कि इनका रेशो तो 1 और 1 का ही रहता है, इसका रेशो 4 4 और 3 3 का रहता है। या मैं सीधा बोल सकता हूं कि जो रेडियस का रेशो है वो 16 और 9 हो जाता है। ठीक है, अब मेरे को हाइट का रेशो अगर चाहिए तो मैं यहां से क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा। हाइट जो है वो 16 हो जाएगी, जो कि पहले कितनी थी? पहले 9 थी। पहले हाइट 9 थी, अब जो है वो 16 हो रही है, तो कितनी बढ़ रही है? मैंने बोला 5 का इंक्रीज, 7 का इंक्रीज हो रहा है। कितने पे? पहले हाइट कितनी थी? 9 थी, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। 9 सत्ते 63 और 9 सत्ते 63 पॉइंट 9 सत्ते 63 और दूसरे अंक पे 20 आता आएगा, तो हम बोलेंगे 77.78% जो है वो यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्या? हाइट, अगर हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होगे, सॉल्यूशन समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। B1 इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज B2। एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ जी, B1 इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज B2। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से रेशो मिल गया। मैंने बोला जब मेरे को रेशो मिल गया तो मैं सीधा यहाँ पे लिख लेता हूँ ना। B1 जो है वो 4 टाइम्स एफिशिएंट है किसके मुकाबले? B2 के, यानी कि 4:1 हो गया। टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। अगर मैं टोटल वर्क को 16 दिन में कंप्लीट कर रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल वर्क जो होगा वो इक्वल होगा 16 डेज। और टुगेदर कर रहे हैं तो एक दिन में दोनों कुल मिला के कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। तो यानी कि 16 मल्टीप्लाई में 5, यानी कि 16 पंजे 80 जो है वो हमारा टोटल वर्क हो गया। हाउ मेनी डेज B1 अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क? सेम वर्क को कंप्लीट करने में B1 को कितने दिन लगेंगे? यानी कि B1 कितना कर रहा है? एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 20 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग मेरे को बताएंगे कि आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और आपकी पीडीएफ बाइलिंगुअल में कर दी है। और बाकी और कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन नीचे ओपन है, आप वो भी बता सकते हैं। और ये आपकी क्लास चल जाएगी
मतलब रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह 10 बजे तक आएगी क्लास और शाम को 5 बजे तक आपकी एक पीजीटी की क्लास भी स्केड्यूल कर दूंगा मैं। शाम को 5 बजे तक एक पीजीटी की क्लास भी आपकी आ जाएगी। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए 1 सेकंड के लिए। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, द रेडियस ऑफ टू स्फेयर्स इज इन द रेशो ऑफ 2:3। स्फेयर्स की बात कर रहा है, रेडियस की 2:3 में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर्स? मेरे को पता होना चाहिए जो हमारा स्फेयर होता है यानी कि गोला होता है उसकी वॉल्यूम कितनी होती है। गोले की वॉल्यूम मेरे को पता है कि गोले की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर की क्यूब। मेरे से दोनों का रेशियो पूछा है तो मैं बोलूंगा भैया 4/3 पाई, और आर की क्यूब की बात कर रहा हूं तो मैं इसकी क्यूब बोल देता हूं कि मल्टीप्लाई 2 इसके रेशो की बात कर रहा है दूसरे वाले से जिसकी आर कितनी है, जिसकी आर है रेशो में 3, यानी कि 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से रेशो में, क्योंकि रेशो अपॉन में होता है। यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा, बस 2 की क्यूब और 3 की क्यूब। सीधा मेरे को लिखना होता है 2 की क्यूब यानी कि 8 और 3 की क्यूब यानी कि 27, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप लोग पढ़ लीजिए 2 मिनट का टाइम लेके। आप लोगों को 2 मिनट का टाइम चाहिए होता है या नहीं होता है, मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे ऐसा लगता है कि 1 आध मिनट अगर मैं शांत बैठ के आपको अटेम्प्ट करने दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा जब मैं पीडीएफ बनाता हूँ। कि जब आपकी पीडीएफ होती है जो एग्जाम में आई हुई है, जैसे कि हम पीजीटी वाला पेपर करेंगे तो वो एग्जाम की ही पीडीएफ से करेंगे। असिस्टेंट ग्रेड के 3 के सॉरी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के जितने ही पेपर होंगे उनको सीधा हम पीपीटी बना के करेंगे, क्योंकि ज्यादा पेपर है और क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। पीजीटी वाले पेपर में ऐसा कुछ खास है नहीं तो उससे फर्क पड़ता नहीं है। तो मेरे को सजेशन देना है कि थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम दिया जाए या फिर मैं फटाफट फटाफट करते हुए निकलता चला जाऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग ए लैपटॉप फॉर रुपीज इतने, यहाँ पे प्रॉफिट अर्न हो रहा है, यहाँ से इस लाइन से मेरे को पता चल गया। इस 16 टाइम्स ऑफ द लॉस, 16 टाइम ऑफ द लॉस की बात कर रहा है तो मैं बोलूंगा लॉस और प्रॉफिट जो है, अगर लॉस 1 है तो प्रॉफिट 16 टाइम्स है। कब? लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द सेम लैपटॉप एट रुपीज 8712, यानी कि जब 8712 पे बेचा गया और यहाँ पे कोई सीपी रहा होगा, ये मैंने आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 में समझाया था। यहाँ पे कोई सीपी रहा होगा और यहाँ पे 10208 रुपीज में बेचा गया, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 16 रहा और यहाँ पे जो लॉस था वो 1 रहा। मैं बोलूंगा अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करूं तो इन दोनों का अंतर कितना आता है, इन दोनों का अंतर हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 6, ये हमारा आ जाएगा 9, 6 और ये आ जाएगा 9 और यहाँ पे 7 से 5 आ जाएगा और नहीं सॉरी हाँ 7 से 5 आ जाएगा और 10 का 9 हो जाएगा, तो 1596 हमारा इनका अंतर बन जाएगा। क्या इनका अंतर मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो अंतर आएगा ये इक्वल होगा किसके, 16 प्लस में 1 के, यानी कि 17 की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 1596 आ गई। अगर 17 की वैल्यू 1596 हमारे पास आ गई तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं, 1 सेकेंड दीजिए। हाँ जी, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17, कितने में चली जाएगी माननी, नहीं ये 14 आएगा, ये 14 आएगा ना, ये 1496 आएगा। 6 और 2 8, 9 और 10 की 0, 1 हासिल, 7 और 1 8 और 4 12, हाँ 1496 आएगा। तो ये चली जाएगी 17 अट्ठे पे और फिर 17 अट्ठे पे। 1 की माननी है, 1 हमारे 1 की वैल्यू आ गई 88। मेरे से क्या पूछा है, लैपटॉप का सेलिंग प्राइस जबकि 30% अधिक अर्जित हो, तो मेरे को यहाँ पे सीपी भी निकालना पड़ेगा। सीपी निकालने का सबसे बढ़िया साधन है कि मैं इस 1 की वैल्यू इसमें जोड़ दूं।
अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं तो मेरा सीपी कितना आ जाएगा, मेरा सीपी आ जाएगा 8712 प्लस में 88। 87 प्लस 12 प्लस में 88 हमारा सीपी आ गया 8800। ये मेरा सीपी आ गया। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 30% का प्रॉफिट चाहिए। 30% का प्रॉफिट चाहिए यानी कि 8800, 130, 100 की वैल्यू 8800, तो 13 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 8 या 24, जहां पे दहाई दहाई का अंक 4 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 11440 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्योंकि पेपर में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा थे। अब मैंने आपको एक टेलीग्राम पे पेपर शेयर करा है, शायद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का, शायद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का, वो संदीप करब सर के चैनल पे पड़ा हुआ था। उन्होंने डाला था कि वो बेस्ट अभी तक का पेपर है, वो एक्चुअल में बेस्ट है। मैंने वो करके देखा, वो एक्चुअल में उससे ज्यादा कैलकुलेटिव पेपर अभी 2024 में कोई बना ही नहीं है अभी तक। बेस्ट पेपर है। अगर आप उसको अटेम्प्ट कर चुके हो तो नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिखना, और कितने क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो पाए और कितने नहीं हो पाए वो भी बताना एक बार। क्वेश्चन हमारा कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 80 and their difference is 16, what is the ratio of two numbers। अब यहाँ पे अलग अलग नंबर निकालने की कोई जरूरत है नहीं। मैंने बोला मेरे पास सम है, मेरे पास x प्लस वाई है, मैंने नंबर को एक्स वाई मान लिया। मेरे पास अंतर भी है, मैंने x माइनस वाई बोल दिया। मेरे को पता है अगर मुझे x निकालना है तो मेरे को दोनों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। 80 प्लस में 16 बटे में 2। और मैंने बोला अगर मेरे को छोटा नंबर निकालना है यानी कि माइनस वाला निकालना, तो मेरे को दोनों को घटाना पड़ेगा, यानी कि 18 माइनस 16 बाई में 2। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट रेशो में रखता हूं तो मुझे अलग अलग नंबर निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, 2 से 2 कट जाएगा और 80 और 96 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 64। और इसको मैं इससे काटूंगा तो ये कट जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 64, और कट डाउन होके हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 3:2 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। रेशो पूछा था, डायरेक्ट रेशो में रखना है और आंसर आपका हाथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये है जो क्वेश्चन आपका नया आया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो अभी तक आपका नहीं पूछा गया था, 2024 में तो नहीं पूछा गया था एटलीस्ट। ये आपका क्वेश्चन नया है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेशियो, और इस टाइप के दो क्वेश्चन एक ही सिमिलर सेट में सिमिलर पोर्शन में पूछे गए। एक ये है, एक आगे मिलेगा आपको। ना ना ना, ये नहीं है, नहीं 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 नहीं, नहीं वो तो आइसो स्केलस ट्रायंगल का था क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला नहीं है, वो भी वो आ गया। ट्रायंगल बेस का क्वेश्चन है तो खाली। The area of a triangle is 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। The ratio of sides is 5 12 13। 5 12 13 देखते ही हमारे दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है तो सबसे बड़ी भुजा 13 हो जाएगी ये वाली, और बाकी आप किसी को भी रख लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। और राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसका मेरे को एरिया पता होना चाहिए कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब आप किसी को भी हाइट रख लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है उससे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 5 और 12 हाइट है, क्योंकि ये 5 और 12 रेशियो में है तो इसको मैं 5x बोल देता हूं, इसको मैं 12x बोल देता हूं। ठीक है, सॉरी, इसको मैं 12x बोल देता हूं। और फिर मैं क्या बोलता हूं, एक सेकेंड दीजिए बस। व्हाट इज द पेरीमीटर पूछा है मेरे से, ट्रायंगल का एरिया पूछा है, मैंने बोला 1/2। अगर मैं बेस की बात करूं तो 12x हो जाएगा, और हाइट की बात करूं तो 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 120 के। तो यहां से मेरे को निकल के आएगा 6 6 पंजे 30, 30 चौक, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 2 आ जाएगी। अगर मेरी x की वैल्यू 2 आ गई, मेरे से पेरीमीटर पूछा है, तो मैं बोलता हूं कि इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, क्योंकि मैं सबको x मान रहा था। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 1 2 और 3, 30x। 30x की वैल्यू हमें पता करनी है पेरीमीटर के लिए, तो मैं x की वैल्यू डाल देता हूँ। 30 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 60 सेंटीमीटर जो है वो हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, किसकी, पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखो सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं है, सॉरी सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं है।
तो क्वेश्चन तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। It 1250 meter long train crosses a man walking in opposite direction in 25 seconds. एक ट्रेन जो है एक वॉकिंग मैन को क्रॉस करती है, स्टैंडिंग मैन को नहीं, वॉकिंग मैन को क्रॉस करती है। वॉकिंग मैन यानी कि जो अपनी स्पीड पे चल रहा होगा। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि एक ट्रेन है, ये वाली ट्रेन जा रही है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड में वॉकिंग मैन आ रहा है तो मैं अपोजिट साइड में मूविंग मैन बना देता हूँ, ठीक है। ये ट्रेन जा रही है, ये मैन आ रहा है, और ये एक दूसरे को जब पार करते हैं तो 25 सेकंड का टाइम लेते हैं। अब मैंने बोला भाई स्पीड तो इसकी भी है और स्पीड इसकी भी है, तो स्पीड तो मर्ज हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ मैन जो है वो मर्ज हो जाएगी। लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो तो 1250 मीटर ही होगा। मैंने बोला 1250 मीटर अगर 25 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, 1250 मीटर अगर 25 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है तो पर सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा होगा। अब ये जो स्पीड है ये निकल के आएगी हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ मैन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये जब निकल के आएगी तो मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगी 25 पंजे 125 यानी कि 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड। अब दोनों की स्पीड आ गई। अब मेरे से क्या बोला है, यदि ट्रेन की गति व्यक्ति की गति से 9 गुना हो, ट्रेन की गति व्यक्ति की गति से 9 गुना हो, यानी कि ट्रेन 9 हो और व्यक्ति 1 हो। मैंने बोला इस लाइन को पढ़ते मेरे दिमाग में ये वाली आई कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन 50 मीटर पर सेकंड है, रेशो में 9 और 10 है, यानी कि 10 की वैल्यू जो है वो 50 मीटर है और प्रत्येक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू 5 हो गई, यानी कि इसकी स्पीड कितनी हो गई 45 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अब मेरे से आंसर जो है वो किलोमीटर पर आवर में पूछा और ट्रेन का पूछा है, मुझे कुछ नहीं करना, 45 मीटर पर सेकंड, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में पूछना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। हाँ 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 ठीक बात है। नहीं क्या गड़बड़ हुई, कैलकुलेशन में तो कहीं से कहीं गड़बड़ नहीं है। नहीं और सॉरी 5/18 से ना 18/5 से मल्टीप्लाई, किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है ना, ये गलत कर दिया। फिर 18/5 से तो 5 दिन 45, 9 72, यानी कि इकाई का अंक जहां भी 2 दिखाई देगा वहीं हम उसका आंसर मार देंगे, यानी कि 162 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए प्लेस एस एट 8:40 AM एंड अराइव्स एट अनदर प्लेस टी एट 12:50 PM ऑन द सेम डे पे 8:40 से चलती है और 12:50 पे पहुंच जाती है। अगर ट्रेन की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है तो डिस्टेंस जो कवर करा है ट्रेन ने, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन हमको पता करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा, कितना मिलेगा, स्पीड मेरे को यहाँ पे दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो आई होप कि ये आपको होमवर्क में दे देना चाहिए, ठीक है ना। अब 8वें के बाद 9वें पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, इफ m रेशियो में n इज इक्वल टू 3/4 या 3/4, n रेशियो में p इज इक्वल टू 4/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2m 3n 4p इज। अब क्योंकि हम py यूज कर रहे हैं तो इतने सिंपल क्वेश्चन को करने की मैं नहीं मानता कि इनको करना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब करा देते हैं एक बार, क्योंकि m n का रेशियो दिया है, n p का रेशियो दिया है, हम बोलेंगे भैया m n n p, और मेरे को यहाँ पे दिख गया कि n जो है वो दोनों में बराबर है तो सीधा सीधा m n p का रेशियो आ जाएगा 3, 4 और 3 का। अब बस इन वैल्यूज को उठा के इसमें डालना है और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसके बाद छोटी सी कैलकुलेशन के लिए आपके होमवर्क में हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है ये अभी तक नहीं आया था, जिसकी मैं बात कर रहा था, आइसोस्केलस ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन है। आइसोस्केलस ट्रायंगल इसमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए रेशियोज को देख के। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 4, 4, 3।
अब आइसोस्केलस या समद्विबाहु बाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टीज है वो यही कहती है कि एक ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। अगर इसकी साइड चार चार क्योंकि सेम हो गई रेशो में तो मैं 3x बोल देता हूं, इसको 4x बोल देता हूं, इसको 4x बोल देता हूं। ठीक है, का क्षेत्रफल जो है क्या बोलते हैं इसे, 3√55 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई याद करो। अब इसको करने के ना दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा क्योंकि दो क्वेश्चन है तो दो अलग अलग क्वेश्चंस में अप्लाई करके बताऊंगा। ठीक है, जब हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल आता है तो एक हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होता है। हीरोन्स फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, ये होता है हमारा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक तो हमारा हीरोन फॉर्मूले से निकल सकता है इसका आंसर, और एक निकल सकता है जो मैं इस क्वेश्चन में कराऊंगा। एक हमारा निकल सकता है अगर मैं इसकी हाइट को निकाल लूं, अगर मैं इस क्वेश्चन की हाइट को यहाँ पे निकाल लूं तो मेरा क्वेश्चन का आंसर यहां से बन जाएगा। हाइट को जैसे मैं निकालूंगा, अगर आपने ट्रायंगल थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अगर ये दोनों भुजाएं सेम है तो ये जो हाइट डलेगी इस पे जो 90 डिग्री भी होगी इसको इसको बराबर भागों में डिवाइड करेगी। अगर बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगी तो मैं इसको बोलूंगा ये 1/, ये कितना हो जाएगा 3/2x, 3/2x, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 3/2x हो जाएगा। अगर ये बराबर बराबर में डिवाइड करेगी और 90 डिग्री पे भी पड़ेगी तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकता हूँ। मैं बोलूंगा सबसे बड़ी भुजा इज इक्वल टू, इसको मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, इसको मैं जेड मान लेता हूँ। ठीक है, या वाई मान लेते, चलो छोड़ो जेड मान लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस में 3/2 का x, 3/2x स्क्वायर के 3/2x स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, कॉम्बिनेशन में आएगा ना, सॉरी एक सेकंड, हाँ इसको मिटा देते हैं पूरा। ये आएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर और इक्वल टू 3/2 x का होल स्क्वायर। जब हम इसको इधर लेके चले जाएंगे और उसे खोल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस में 3/2 यानी कि 9/4x स्क्वायर के। और इसको अगर मैं अंडर रूट में ले लूं तो z इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 चौका 64, 64 में से 9 गए, 64 में से 9 गए तो ये आ जाएगा हमारा 55/4, 55/4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 55/4 एक्स स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकालता हूं, इधर निकाल देता हूं, अगर मैं बाहर निकालता हूं तो मेरी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, क्योंकि 55 में से तो कुछ बाहर निकलेगा नहीं, नीचे वाले 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर वाले में से x बाहर निकल जाएगा, तो √55/2x आ जाएगा। अब अगर मैं एरिया की बात करूं, अभी हमने बात करी थी जो हमारा 90 डिग्री का एंगल का ट्रायंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू में बेस, 1/2 हाइट इंटू में बेस इसका एरिया होता है। तो मैं डाल देता हूं 1/2 हाइट कितनी हो गई इसकी, हाइट हमारी हो गई अंडर रूट में 55x बाई में 4। ठीक है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में बेस कितना है इसका 3x, पूरा हमने बेस ले लिया तो मल्टीप्लाई बाई 2 करने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 3√55 के। अब √55 से कट हो जाएगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 से 3 कट हो जाएगा, 4 दूनी 8 उधर चला जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, अरे ये 2 होगा ना, सॉरी ये √55/2 था। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। अगर हमारी x की वैल्यू 2 आ गई तो प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछिए मेरे से, तो मेरी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, रेशो कितना था 4 4 और 3 का था, तो ये कितनी हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 8 और ये हो जाएगी 6। प्रत्येक समान भुजा की लंबाई पूछिए तो हमारी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं कहूंगा, क्या पता इसके बाद ये टाइप आना ही बंद हो जाए,
पर हाँ असिस्टेंट के उसमें आया है, सुपरिटेंडेंट में आया, तो आपके आगे के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको दो भुजाएं देखते ही आइसोस्केलस ट्रायंगल पता हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन से दो तरीके हमारे लग के आंसर निकल सकता है। एक तो ये हमारा हेरोन्स फॉर्मूला है, और एक अगर हम इसकी हाइट को निकाल दे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बाकी तो सब ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि C इज इक्वल टू 7500 रुपीज इन्वेस्टेड at simple interest for 7 years at the annual rate of 18%। हाँ, और D is equal to ₹15,000 invested in at simple interest 3.5 years at the annual rate of 27%। तो मेरे से पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड बाय C एंड D। अब मेरे से पहले सिंपल से पेपरों में क्या होता है, हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेता। अब इसने दो सिंपल इंटरेस्ट पूछे और उनका रेशियो पूछ लिया। क्या मुझे दोनों को अलग अलग निकालने की जरूरत है? मैंने बोला नहीं। मैंने बोला P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो अगर मैं C की बात करूं तो C की केस में 7500 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 18 बाई में 100 इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर मैं D के केस में बात करूं तो प्रिंसिपल 15,000 टाइम 3.5 ईयर्स परसेंटेज 27 बाई 100, ये इस केस में इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। बस इसका रेशो पूछा है, बीच में निशान लगा दिया हमने, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 75 से बोला ये 2 बार चला गया, और 3.5 2 जा 7 हो गया, ये खत्म हो गया। 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18 और 9 दिया 27, यानी कि 2:3 जो है वो हमारा यहाँ पे इसका इंटरेस्ट का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट का रेशो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे एक क्लास में कराया था, अभी रिसेंट की 4-5 2-3 क्लास पीछे ही कराया है क्वेश्चन, है ना? नहीं कराया? कराया तो है, कराया है, बिल्कुल कराया है। तो ये आपके होमवर्क में थोड़ा सा टिपिकल पड़ सकता है जिसके बेसिक्स कमजोर है, बाकी सिंपल ही क्वेश्चन है। मैं एक बार समझा देता हूं आपको। ए सम ऑफ ₹3,000 अमाउंट्स टू 6,000, यानी कि प्रिंसिपल जो 3,000 का था वो अमाउंट बन गया 6,000 का 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट was 5% more, then what would have been the amount in 4 years? अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं आपको ये बोलूंगा, भैया जो पहले मिल रहे थे ना वो तो मिल ही रहे हैं, सिर्फ 5% ही फालतू मिल रहे हैं। तो 5 चौक 20, यानी कि 3,000 का 20% फालतू मिलेगा। 3,000 का 20% फालतू मिलेगा। तो आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में आंसर, ये आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका। इस क्वेश्चन को 2 मिनट की शांति लेके आप पोज करो, या फिर मैं पोज कर लेता हूं और इसको आप करके बताओ। ठीक है, हाँ, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज 772। 772 देखते ही मेरे को पता चल जाना चाहिए कि ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है। मैं अपने दिमाग में ही ट्राइंगल को बिल्ड कर लूंगा, या पन्ना होगा मेरे पास, मैं पन्ने पे बिल्ड कर लूंगा। ये मेरा ट्राइंगल बन गया जिसमें साइड होगी 7 7 और 2। अब यहाँ पे मैं एक्स भी नहीं मान रहा, ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक्स भी नहीं मान रहा। मैं बोलूंगा 772 है, और मैं यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर डालूंगा तो यही हाइट होगी, और यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। अगर 1 1 हो जाएगा तो मैं बोलूंगा ये तो स्क्वायर हो गया 49 आएगा, ये स्क्वायर हो गया 1 आएगा। यानी कि ये जो होगा, ये वाली साइड को अगर मैं x मान लेता हूँ, इस वाली साइड को x मान लेता हूँ, x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 49 माइनस में 1, यानी कि 48 के। और अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 3 48, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 16 रूट में 3 के। ठीक है, 16 रूट में 3 के। अगर x की वैल्यू 16 रूट में 3 हो गई, मेरे को ट्राइंगल का एरिया 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ही दिया हुआ है, तो मैं बोलूंगा 1/2 बेस कितना है, बेस हमारा 2 है, 1/2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में 16 रूट में 3 इज इक्वल टू 16 रूट 3। अब यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी जिसके मल्टीपल है। यहां से अगर मैं इसको देखूं तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाती है, वैल्यू आ जाती है 1, बिल्कुल इक्वल बैठ रहा है। अगर बिल्कुल इक्वल बैठ रहा है, कुछ लोगों को एक्स से प्रॉब्लम होती है, मेरे को भी होती है, जब मैं कराता हूं तो आपको पता भी चलता होगा, मैं थोड़ा पजल हो जाता हूं उसमें। अब यहाँ पे एक वैल्यू आ गई तो मेरे से क्या पूछा, समान भुजाओं की लंबाई बताओ। समान भुजा कितनी है, 7 है।
अगर एक ही वैल्यू है तो यहाँ पे 7 आंसर हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। समान भुजाओं की लंबाई का योग पूछा होगा फिर इसने। द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स 16 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया। 7 4 चौक 16 3 48, ठीक है। एक्स की वैल्यू 16 रूट 3 हो गई, सही बात है। कुछ गड़बड़ करी हमने क्वेश्चन में, लगता तो नहीं है भाई, देखते हुए तो नहीं लग रहा है। 48 और 16 क्यों आएगा, ये 4 रूट 3 आएगा, सॉरी ये अंदर से 4 रूट 3 आएगा ना, 4 रूट 3 आएगा, 4 रूट 3 आएगा। और यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 रूट 3। तो रूट 3 से तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 बार कैंसिल होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो x की, या फिर जो इंडिविजुअल रेशियो की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी हमारी 2, क्योंकि ये भी x था और ये भी x है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो इक्वल साइड्स कितनी होगी, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बिंदु E से from point E at 6:30 p.m. a train starts moving toward point F at the speed of 105 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला चलो बना ही लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लग रहा है तो हम इसको एक बार बना लेते हैं। मैंने बोला यहाँ पे ये यहाँ ले लो, ठीक है। एक पॉइंट ई से स्टार्ट करती है कितने बजे, 6:30 पे, कितनी स्पीड से, मैंने बोला 105 किलोमीटर पर आवर। पहले लाइन का कंक्लूजन ये आ गया। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट एफ, अब ये पॉइंट एफ है, यहां से एक ट्रेन मूव करना स्टार्ट करती है 7:30 पे टूवर्ड पॉइंट ई एट द स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो ट्रेन्स मीट एट 11:30 पीएम। अगर 11:30 पीएम पे मीट करती हैं तो ये भी यहां से 11:30 पीएम तक चलेगी, ये इस बात से पता चलता है, और ये भी यहां से 11:30 पीएम तक ही चलेगी। मैंने बोला अगर ये 11:30 पीएम तक चल रही है तो 6 7 8 9 10 11 5 घंटे चलेगी, और ये चल रही है तो ये कितने चलेगी, 4 घंटे चलेगी। तो मेरे से बोला कि दोनों ट्रेनें बिंदु जी पर 11:30 पर मिलती हैं, ये पॉइंट जी है। फिर मैंने देखा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ई से जी तक की दूरी, इसकी दूरी का रेशो और इस दूरी का रेशो बताओ। मेरे को बताओ ये 5 घंटे तक चली है, 105 की स्पीड से चली है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 105 मल्टीप्लाई बाई 5। और ये 4 घंटे चली है, 84 किलोमीटर स्पीड से चली है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 84। अगर मैं यहां से कटना चाहूं तो किसको काट सकता हूं, ये 21 से कट जाएगा, 21 चौक 84, ये 21 पंजे 85, यानी कि 55 25 रेशो में 16 जो है वो हमारा यहाँ पे रेशो आ जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, और कुछ ज्यादा रेशो बनाने वाले क्वेश्चन ज्यादा दे रखे हैं इस वाले पेपर में ना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, S1 S2 S3। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इसने फालतू में बड़ा करके और इसको छोटा ही कर दिया, बड़ा करने के बावजूद भी इसको छोटा कर दिया। मैं बताऊंगा कैसे, अभी एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो। S1 S2 and S3 alone can do a piece of work in 12 days 18 days 24 days। मेरे को यहाँ पे दिख गया कि भैया मेरे को तीनों दे दिए हैं, तो मैं पहले तीनों का रेशो ही निकाल लेता हूँ। ये 12 में है, ये 18 में है, ये 24 में है। मैंने अगर तीनों का एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम आ गया 72, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72। फिर इसने बोला दे रिसीव 1512 रुपए टू कंप्लीट द वर्क।
₹1512 उन्होंने कंप्लीट करने के वर्क के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, हमें क्या दिक्कत। 1512 का पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 72 की जो वैल्यू है वो 1512 है। अब इसने आगे कुछ कुछ कहना स्टार्ट करा कि क्या कह रहा है, कुछ कुछ ये कह रहा है, दे बिगन द वर्क टुगेदर बट S1 लीव्स द वर्क आफ्टर 3 days। ठीक है, S1 ने जो है वो 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, और S3 जो लीव करता है वो काम को करता है 7 days बिफोर द कंप्लीटिंग ऑफ द वर्क। अब ये क्वेश्चन तो अच्छा बनता है, पर इसने गड़बड़ क्या कर दी, मैं आपको बताता हूँ। S2 कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन। अब S2 जो है वो शुरू से एंड तक लगा ही रहा। अब ये S2 पूछता है, S3 पूछता तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनता, लेकिन इसने क्या काम करा, इसने पूछ लिया S1 व्हाट इज द शेयर ऑफ S1। अब मेरे को तो पता है S1 ने कितने दिन काम करा है, S1 ने सिर्फ 3 दिन काम करा है। अगर आप सबको निकालने लग जाओगे या क्वेश्चन के ट्रेडिशनल पैटर्न पे जाओगे, तो आप जो जनरली क्वेश्चन दिया होता है वो S3 के बारे में दिया होता है, S2 के बारे में दिया होता है। लेकिन इसने सोचा कि S1 निकालने के चक्कर में ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, लेकिन S1 ने सिर्फ 3 दिन काम करा है। अगर S1 ने 3 दिन काम करा है तो मैं ये बोल सकता हूँ S1 ने 18 काम करा होगा। अगर 72 की वैल्यू इतनी है तो 18 की कितनी हो जाएगी, 1512 बट्टे में 72 मल्टीप्लाई में 18, 18 चौक 72, 4 तिया 12, कितना बच गया, 3 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32। यानी कि S1 को कितने रुपए मिले होंगे, S1 को मिले होंगे 378 रुपए। लेकिन अगर गलती से S2 या S3 पूछ लेता तो ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में क्योंकि इसने पूछ गलत दिया है इसलिए क्वेश्चन बहुत इजी बन गया है। ठीक है, कभी टफ वाला आएगा तब वो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इफ 8 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। सिंपल सिंपल रेशो दे रखा है हमें। उसने बोला 8 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस, एसपी इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ सीपी के। तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा, अगर मैं सीपी एसपी को नीचे ले जाऊं तो मेरे को मिलेगा सीपी अपॉन में एसपी इज इक्वल टू 8 अपॉन में 9। तो मेरे से पूछा व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितने का दिख रहा है मेरे को, 1 का दिख रहा है। और प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे कैलकुलेट होता है, बटे में 8 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कि 12.5% हमारा जो है यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 60% इन द प्राइस ऑफ पोटैटोज कस्टमर डिक्रीज हिज कंजम्पशन बाय 30%। ये फिर से वही रेशो का प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड करने वाला क्वेश्चन आ गया। भाई क्या है, मेरे पास यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे कंजम्पशन है और यहाँ पे एक्सपेंडिचर है। अब मेरा एक्सपेंडिचर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो मेरा कर रहा है डिपेंड प्राइस पे और कंजम्पशन पे। ठीक है, लिख लेते हैं जैसे जैसे बोला है। 60% जो है प्राइस इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 100 से 160 हो जाता है प्राइस। कंजम्पशन को क्या करता है, वो 30% डिक्रीज कर देता है। इस चक्कर में कंजम्पशन को 30% डिक्रीज कर देता है, यानी कि 100 से वो 70 पे ले आता है। अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है वो निकालना है। अब अगर ये दिया हुआ तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते, अब ये नहीं दिया हुआ है, सिंपल सिंपल निकालना तो मैं 0 से 0 काटूंगा, 0 से 0 काटूंगा और किससे कटेगा, 4 से 25 बार और 4 से 4 बार, यानी कि आ जाएगा 25 और 7 चौक 28। यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, वो 25 से 28 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, मैंने बोला 3 बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है, बेसिक कितना था 25 था, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 25 चौका 100, 4 दिया 12% जो है उसके एक्सपेंडिचर में इंक्रीज आ जाएगा। बाई चांस आपसे एक्सपेंडिचर देके पूछा होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते, जैसे पहले हमारा वॉल्यूम वाला क्वेश्चन था एक। ठीक है, तो 12% हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के बाद। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ टू कोन्स इज 1:10। अब मेरे को सीएससी ऑफ कर्व सरफेस एरिया किसका है, कौन सा पता होना चाहिए। कौन सा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल होता है। अब यहाँ आगे क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ देयर स्लैंट हाइट्स इज 3:5। मेरे को आर चाहिए, मेरे को एल चाहिए, मेरे को दोनों दी हुई है। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ द टू कोन्स। हाँ
व्हाट इज द रेडियस कर्व सर, हाँ सॉरी, मेरे को यहाँ पे इसका सी एस से ऑफ कौन दिया हुआ है ना, सी एस ए पहला और सी एस से दूसरा, ए दूसरा, इनके मेरे को रेशियो दिए हुए हैं। और मैंने देखा है यहाँ पे मेरे को पाई दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, पहला आर मेरे को नहीं दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई में एल मेरे को 3 दिया हुआ है, बटे में पाई मेरे को R2 नहीं दिया हुआ, मेरे को एल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। 5 की मल्टीप्लाई कर दी, मैंने बोला पाई से तो पाई कट हो गया, यानी कि R1 अपॉन में R2 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 5, और सी एस से 1 का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और सी एस से 2 का रेशियो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यानी कि 1/10 डाल दिया, 5 दूनी 10, यानी कि मेरा जो रेशियोज आ गए रेडियस के वो कितने आ गए, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 1/6 हमारा यहाँ पे, यानी कि 1:6 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी अच्छा क्वेश्चन ही है, ठीक है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि यहाँ पे मेरे को रिवर्स दे दिया। जनरली क्या करता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो डीएसएसबी जनरली पूछता है बेसिक टाइप जो है उसका, वो ये है कि वो यहाँ पे हमको देता है कि रुपए हैं और कितने सिक्के हैं उनका रेशो है, लेकिन इसने कितने सिक्के का रेशो नहीं, उनके मूल्य का रेशो दे दिया। ठीक है, यानी कि कोइंस मल्टीप्लाई में रेशो जो होता है वो हमारा टोटल वैल्यू पे आता है, टोटल वैल्यू आती है, लेकिन हमें टोटल वैल्यू का रेशो दे दिया तो हमें यहाँ पे रेशो ऑफ कोइंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे रुपए देता था तो यहाँ पे कोइंस दे दिए। मैंने बोला भाई 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है, ये कोइंस है। अगर मैं इनके उसकी बात करूं, टोटल वैल्यू की बात करूं, टोटल वैल्यू जो है वो 25 है और 20 है और 4 है, इतनी है। तो अगर मैं कोइंस की बात करूं, यानी कि रेशो की बात करूं, रेशो ऑफ कोइंस की बात करूं, तो कोइंस से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रेशो ऑफ कोइंस कितना आएगा, 25, यहां से कितना आएगा 2 से 10, और यहां से कितना आएगा 1 से 4। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो रेशो ऑफ कोइंस जो हमारा आ जाएगा वो हमारा 5:10:4 आ जाएगा। लेकिन इसने कितना दिया है, 133 दिया है। मैं बोलूंगा 133 जो है वो ये 19 के बराबर है, 19 के बराबर है। तो हमें 2 के सिक्के पूछे कितने होंगे, तो 2 के सिक्के कौन से हैं, 10 की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं बोलूंगा 9 सत्ते 63 जाएगा, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 कॉइन्स जो है वो हमारे 2 के सिक्के हैं, 70 कॉइन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार क्वेश्चन देख लो, पोज करके क्वेश्चन देख लिया करो मेरे हिसाब से तो ना। राम एंड राजा स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 12,000 8,000 रेस्पेक्टिवली। भाई एक तो राम है, एक राजा है, तो राजा को पूरा लिख लेते हैं, राम को राम ही आर ही लिख लेते हैं। मैंने बोला राम जो है वो 12,000 इन्वेस्ट कर रहा है, राजा जो है वो 8,000 इन्वेस्ट कर रहा है। 7 महीने बाद यानी कि आफ्टर 7 मंथ्स राम लेफ्ट द बिजनेस एंड, राम ने लेफ्ट कर दिया 7 महीने बाद, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका रेशो हो गया क्लोज। मोहन ज्वाइन द बिजनेस, अब जब राम ने क्विट करा तो मोहन ने ज्वाइन कर दिया कितने रुपए के साथ, 12,000 रुपए के साथ ही। एट द एंड ऑफ द ईयर, अब 7 महीने तक इसने इन्वेस्ट करा था और 7 महीने बाद ये आया है, यानी कि 5 महीने तक इसने इन्वेस्ट करा होगा, सही बात है। और एट द एंड ऑफ द ईयर की अगर बात कर लिया तो राजा ने पूरे 12 महीने इन्वेस्ट करा होगा। ठीक है, अब इस लाइन तक हम इसका रेशो बना लेते हैं। मैंने बोला 3 0 3 0 और 3 0 खत्म हो गई, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 हो गया, यानी कि ये 21 का रेशो आ गया, ये 24 का रेशो आ गया और ये 15 का रेशो आ गया। अभी भी कट जाएगा नहीं, अभी भी कट जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, यानी कि 7:8:5 में जो इनका प्रॉफिट बटना चाहिए। अब उसने बोला वर्ष के अंत में प्रॉफिट कितना होता है, 80,000 होता है। अगर वर्ष के अंत में 80,000 प्रॉफिट हो रहा है और मैं देख रहा हूँ 7 दूनी 14, 15 और 5 20 प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी है,
20 की वैल्यू 80,000 है। अगर 20 की वैल्यू 80,000 है तो मेरे से पूछा मोहन का कितना होगा, मोहन की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 20,000 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आज के लिए यही रखते हैं, इतना ही रखते हैं, और आपसे कल मुलाकात होगी। कल मतलब ये खैर क्लास भी कल ही डलेगी, आज रात को ही रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ इसे तो मैं, और शाम को आपको से दोबारा मुलाकात होगी एक बार और, जब हम करेंगे क्या, पीजीटी का पेपर, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का शायद हुआ ना, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का, उसे कंप्लीट करेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। लाइक से सब्सक्राइब कर दो और मिलते रहेंगे, अब तो जहां तक है रेगुलर ही मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।